छोटे बड़े 14 दलों को लेकर पीएम मोदी एनडीए की नई सरकार बनाने जा रहे हैं। अकेले बहुमत से चूक गई बीजेपी को सहयोगियों का साथ जरूरी है, लेकिन सहयोगी समर्थन के बदले अपने अपने पसंद की मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। सहयोगियों की विश लिस्ट में लोकसभा अध्यक्ष पद समेत रेलवे, सड़क परिवहन जैसे मंत्रालय है। ऐसे में सवाल है कि किसे क्या मिलेगा। गठबंधन को चलाने के लिए बीजेपी कौन सा रास्ता निकालेगी। बीजेपी अध्यक्ष के घर दिग्गज नेताओं का मंथन जारी है। पुराने सहयोगियों और निर्दलियों को मनाने की कोशिश भी जारी है। ऐसे में किसे क्या मिलेगा, कैसा होगा मंत्रिमंडल का स्वरूप, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से दो हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक आचार्य श्रीकांत शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने सहयोगी समीर दीक्षित के पास। समीर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, पता है। जी समीर, तो सबसे पहले बताइए किस तरह से एनडीए अपनी संख्या बल में बढ़ोतरी की कोशिश कर रही है। अब तक कौन से ऐसे दल हैं जिन्होंने एनडीए में शामिल होने के लिए हामी भरी है? जी बिल्कुल, बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि उनकी जो संख्या बल है, एनडीए का जो संख्या बल है उसको बढ़ाया जा सके, और इसकी कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कल और आज में इस दिशा में काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। तकरीबन 10 सांसद ऐसे हैं, छोटे दलों के और निर्दलीय सांसद, जिनको अपने साथ ला पाने में ये सफलता मिली हुई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 7 निर्दलीय सांसद हैं, जबकि 3 जो हैं, जिसमें एक शिरोमणि अकाली दल, इसमें 2 सांसद जो और शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के 10 सांसद ऐसे हैं जिनको बीजेपी अपने कुनबे में, एनडीए के कुनबे में शामिल कर पाने में सक्षम हो पाई है। और अगर ये भले ही औपचारिक रूप से अभी इसका ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन इन पर अगर आप इन आंकड़ों पर अगर आप यकीन करते हैं तो इस वक्त एनडीए की जो संख्या बल है वो 300 को पार कर जाती है, यानी कि 303 के करीब इस वक्त एनडीए का संख्या बल नजर आता है, जो कि कंफर्टेबल पोजीशन है ना सिर्फ सरकार बनाने के लिए, बल्कि जिस एजेंडे को बीजेपी आगे ले जाना चाहती है अपने 3.0 यानी कि तीसरे कार्यकाल में, उसमें भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त हम जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घर पे मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह 11 बजे से ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ बैठक चल रही है। इस वक्त भी जेपी नड्डा के घर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया, जो कि लोकसभा सांसद जो अभी जीत करके आए हैं, उनके साथ बैठक चल रही है। बैठकों का ये दौर लगातार इसलिए है क्योंकि कैबिनेट में किसको कौन सा पद दिया जा सकता है, और अब स्थिति चूंकि ऐसी है कि आपको जेडीयू और टीडीपी को भी साथ लेकर के चलना होगा। तो उनकी जो मांग है या उनको कौन से पद दिए जा सकते हैं, यानी कि एक बैलेंसिंग एक्ट बनाने के लिए यहाँ पर ये मैराथन मीटिंग चल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर अमित शाह भी पहुँचेंगे। तो इससे एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जाएगी कि जो अहम कैबिनेट के पोर्टफोलियो है किसको क्या मिलेगा, और उसमें कम से कम ये बैलेंसिंग एक्ट रखा जा सके कि सभी का रिप्रेजेंटेशन हो पाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पर चल रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी यहाँ से आगे की भी रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि आज भले ही शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को हो जाए और पीएम तीसरे कार्यकाल के लिए आ जाए, लेकिन ये कोशिश लगातार होती रहेगी कि जो भी उनके पुराने सहयोगी रहे हैं, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो फ्रैक्शन है, अगर उनके साथ में बातचीत करके अगर वो वापस आना चाहें, या ऐसे कई पुराने सहयोगी, उनके साथ लगातार बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, ताकि अगर वो बीजेपी के साथ में आते हैं, एनडीए के साथ में आते हैं, तो उनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। जी समीर, आप बने रहिए। और पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। एनडीए के सहयोगी दल सुधार प्रक्रिया को जारी रखने के पक्ष में हैं। ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। जी देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो रिफॉर्म्स की रफ्तार है, खासकर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की रफ्तार है, वो डिरेल हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इस बात के संकेत जो एनडीए के घटक दल हैं उन्होंने दिए हैं। कल एनडीए की बैठक हुई थी और तमाम दलों ने बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को अपने समर्थन पत्र जो है वो सौंपे,
और इस बात प्रधानमंत्री में भरोसा जताया और इस बात के भी संकेत दिए कि जो की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसकी रफ्तार जारी रखी जाएगी। दिल्ली में जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो हमारे सोर्स हैं मंत्रालयों में, उनके जरिए भी ये जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जिसकी जो प्रक्रिया है वो जारी रखी जाएगी। मसलन आईबीसी में अमेंडमेंट की बात करें, आईबीसी एक्ट में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित जो रिफॉर्म्स मेजर्स हैं उसको जारी रखा जाएगा। जीएसटी के तहत जो मेगा रेट रैशनलाइजेशन की बात है, जिसकी चर्चा मोदी 2.0 में भी हुई थी, उस पर राज्यों की आम सहमति है, लिहाजा इसको आगे जारी रखने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। इसी तरीके से आप देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट का मसला जहाँ पे है, एक मॉडेस्ट टारगेट सरकार ने पहले से तय किया है, उसी दिशा में आगे बढ़ा जाएगा और फोकस इस बात पे रखा जाएगा कि जो पीएसयूज़ हैं उनकी जो वैल्यू है उसमें एडिशन हो, उसको रीजनरेट किया जाए। तो ये तमाम मसले हैं। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी की जहाँ तक मसला की बात है, एनर्जी ट्रांजिशन के मोर्चे पर सरकार ने कदम उठाए हैं, टारगेट सेट किए हैं और उस टारगेट को जारी रखा जाएगा, क्योंकि घटक दलों को इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। पीएलआई स्कीम के जरिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको रफ्तार दी जा रही है, उसमें कुछ नए सेक्टर्स जोड़े जाएंगे, इसमें भी जो घटक दल हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट टीडीपी ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं उसके मसले पर सरकार अगर आगे बढ़ती है तो टीडीपी को कोई दिक्कत नहीं है, टीडीपी इस पर समर्थन जारी रखेगी और मकसद ये है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएं इकोनॉमी के लिए, आम कंज्यूमर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो ये एक अच्छा संकेत है। कोलिशन गवर्नमेंट में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो रफ्तार है उसको जारी रखी जा सकेगी। प्रकाश, ये बताइए कि सूत्रों के हवाले से हमें ये भी खबर पता चल रही है कि टीडीपी कुछ की पोर्टफोलियोज है जिनकी मांग कर रही है, तो इस पर क्या आपके पास खबर है अब तक कि कौन से वो ऐसे सेक्टर्स और कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जिनकी टीडीपी मांग कर रही है और आगे जाकर शायद मोदी सरकार उनको ये डिपार्टमेंट दे सकती है? देखिए, एनडीए की जो बैठक हुई कल, उसमें पहली प्राथमिकता ये थी कि जो घटक दल हैं वो अपना समर्थन पत्र बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को दें। सभी घटक दलों ने यूनानिमसली इस बात में सहमति दिखाई और प्रधानमंत्री को अपना नेता चुन लिया, एनडीए का नेता चुन लिया। अब कल एक अहम बैठक होने जा रही है, 7 तारीख है। जो एनडीए के चुने हुए सांसद हैं उनके साथ एक बैठक होगी और उसमें औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसका मतलब कि वो एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। अब इस बात की भी संभावना है कि वो कल ही राष्ट्रपति से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। सवाल ये है कि अब जो रूपरेखा है वो आगे की दिशा में बढ़ेगी और जितने भी घटक दल हैं उनकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, उनके अपने डिमांड्स हैं, वो भी आने शुरू हो गए हैं। हालांकि इसमें सभी दलों ने एक मत से ये कहा है कि ये प्री कंडीशंस नहीं है। मतलब ये कि अगर जो उनके डिमांड है उसमें कुछ कमी आती है तो ऐसा नहीं है कि वो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे या एनडीए से बाहर चले जाएंगे। ये प्री कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ डिमांड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जेडीयू की बात करिए, जेडीयू ने वाजपेयी फॉर्मूले को, यानी कि वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी और सरकार में थी, तो उसकी डिमांड ये है कि वाजपेयी फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट किया जाए। लिहाजा उसने रेलवेज़ की मांग की है, डिफेंस पर उसका फोकस है। साथ ही साथ बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जे की मांग की है, स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज की मांग की है। साथ ही साथ जेडीयू की तरफ से एक और इम्पॉर्टेंट बयान आज आया है जिसको कि मद्देनजर रखना चाहिए। वो यूसीसी को लेकर और जो अग्निवीर स्कीम है उसको लेकर, जहां पर जेडीयू ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि सरकार को, जो आने वाली सरकार होगी उसको जो ये अग्निपथ स्कीम है जिसमें अग्निवीर की अपॉइंटमेंट होती है उसकी समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि इससे वोटर नाराज हैं। टीडीपी से संबंधित आपने सवाल पूछा, टीडीपी ने भी करीब 5 से 6 मंत्रालय मांगे हैं। जानकारी तो ये मिल रही है कि वो लोकसभा स्पीकर का पद उनको चाहिए, इसके अलावा कुछ की मिनिस्ट्री चाहिए। लेकिन अभी ये काफी शुरुआती दौर है, अभी चर्चाओं का दौर चल रहा है। अभी ये मांग आई है, आने वाले दिनों में इनफैक्ट
प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी इन पोर्टफोलियोज पर चर्चाएं होंगी जी और फिर उसको प्रकाश, अंतिम रूप दिया जी जाएगा। जी जी प्रकाश, तो ये सारे समीकरण तो एक बार बैठकों के दौर के बाद ही पिक्चर पूरी क्लियर हो पाएगी। इसी के साथ हमारे साथ एक पॉलिटिकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, और हमारे साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़े हुए हैं, श्रीकांत शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर, मेरा सबसे पहले एक बेसिक सवाल है कि चुनाव हो गए और अब मोदी सरकार को सहयोगियों के सपोर्ट से ही सरकार बनानी होगी, तो बीजेपी की क्या रणनीति आगे हो सकती है और मोदी 3.0 गवर्नमेंट कैसी होगी, आपको क्या लगता है? जी 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 देखिए, तो स्पष्ट है कि सबसे बड़ी दल बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। इसमें जो सहयोगी दल साथ में चुनाव लड़े हैं, अब लास्ट में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। लेकिन अभी तक जो चुनाव लड़के आए हैं, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, वो उसमें भी सरकार बनाने की पूरी एनडीए है जो बनाए हैं। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। भविष्य में क्या होता है, कब क्या कैसे, इसके बारे में कुछ बता देना बड़ा मुश्किल होगा। जी जी श्रीकांत जी, तो मोदी 3.0 गवर्नमेंट में सहयोगियों का किस तरह से साथ मिलेगा और बीजेपी कौन से मंत्रालय सहयोगियों को दे सकती है, इस पर आपकी क्या राय है? जी जी अब ये तो गठबंधन उनके सहयोगियों का और बीजेपी का अंदर का मामला है। लेकिन हमारी समझ से हर लोग अपने अपने, जितने भी गठबंधन है, अपने अपने विचारधारा के आधार पर बीजेपी के साथ आए हैं। चाहे बिहार की स्थिति देख लीजिए, नीतीश जी अपने दृष्टि में आए हैं, अपने शर्त पर आए हैं, और टीडीपी भी अपनी शर्त पर आई है। तो इस आधार पर सरकार तो बन रही है। अब कौन किसको क्या देंगे, अभी इसको तो बता पाना मुश्किल है। सर, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से खबरें आ रही है कि सहयोगी दल की जो मंत्रालय हैं उनकी डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, सड़क हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, तो इन पर क्या राय है? क्या मोदी सरकार इनको लेकर भी कॉम्प्रोमाइज करेगी? जी जी ये तो सरकार में जो आना चाहेगा, प्रयास करेगा कि हमको अच्छा मंत्रालय मिले। अब कहाँ तक सहमति बनने की बात है या सरकार बनाने की बात, हर कोई व्यक्ति पूरा चुनाव में नहीं जाना चाहता। इस आधार पर हर लोग हमारी समझ से सरकार में बनाने में सहयोग करेंगे, और सहयोग के लिए ही चुनाव लड़े हैं। जी, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए जो ये गठबंधन है जेडीयू और टीडीपी का, ये किस तरह से इनको तालमेल बिठाना होगा? क्योंकि हमने अब तक देखा है कि जेडीयू और टीडीपी का जो रिकॉर्ड रहा है बीजेपी के साथ, वो इतना कुछ अच्छा नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कोई चुनौती है, चूंकि बार बार अभी जो चल रहा है, परिणाम आने के बाद जो स्थिति बनी हुई है, हर लोग एक साथ चल रहे हैं। अब क्या आता है, कैसे आता है, हमको तो लगता है कि एक प्रकार बनाने में, सरकार बनाने में पूरा सहयोग रहेगा, और इन लोगों का अंदर का मामला चलता रहेगा। जी सर, तो जिस तरह से अग्निवीर जो स्कीम आई थी उसके लिए जेडीयू का भी एक स्टेटमेंट आया है कि उसको एक बार फिर से समीक्षा करना चाहिए उसकी, जिससे बीजेपी को शायद लॉस हुआ हो। इस पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी से कोई गलती हुई? इसके साथ ही जो 3 जो रिफॉर्म्स आए थे कृषि, उन पर आपकी क्या राय है? एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनती, और यदि योजना बनी, हो सकता है कुछ भूल हो जाए, तो यदि ये लोग का सलाह आता है तो बीजेपी को मानना भी चाहिए कि अग्निवीर और तमाम जो कार्यों में कहीं से भूल हुई है, कहीं से उसमें सुधार होना चाहिए, और ये बीजेपी संभवतः इस पर विचार करेगी और इन लोगों के विचार को मानेगी। और वैसे तो जानकारी मिल रही है कि नीतीश जी ने इसमें सुधार की बात कह दी है कि समीक्षा की जाएगी। जी श्रीकांत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ मंत्री पद को लेकर जेडीयू की क्या मांग है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेकर जेडीयू की मांग को लेकर काफी कयास लगाया जा रहा है। इसको लेकर हमारे सहयोगी भावना किशोर ने जेडीयू नेता केसी त्यागी से बात की, आइए सुनते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से अब बैठक भी चल रही है नीतीश कुमार जी के वहां, और कल एनडीए की जो बैठक हुई उसमें किस मुद्दों पर चर्चा हुई है? खासतौर पे सबकी नजर ये है कि कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय की मांग की जा रही है? जेडीयू ने मंत्री परिषद में न हिस्सेदारी को लेकर के, न मंत्रालय को लेकर के कोई चर्चा
की है। ये सब मीडिया का स्पेकुलेशंस है। हाँ, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए चाहते हैं, ये हमारी पुरानी मांग है। नीतीश जी का आवास पे सांसदों की बैठक आहूत है, उसी में हिस्सा लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। पीएम जी, तो शपथ ग्रहण समारोह से पहले एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। सूत्रों की माने तो संख्या बल बढ़ाने की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में रखी है। खबर पर और जानकारी ले लेते हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित से। शास्त्री जी, अभी हमारी बात को ही केसी त्यागी जी ने भी दोहराया है कि ये जो मंत्रिमंडल के संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं, लोगों का अंदर का मामला है। ये अब विशेष राज्य की बात जहां तक है तो हर व्यक्ति अपनी बात को रखेगा कि हमको विशेष राज्य का, तो विशेष राज्य का मतलब ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, आवश्यकता अनुसार सरकारें इस पर मंथन करेगी, विचारे करेगी, हाँ किसको विशेष राज्य की दर्जा दिया जाना उचित है। ये तो हर लोग मांगेंगे कि अपने अपने प्रदेश के बारे में, ये तो संभव नहीं दिखता। लेकिन सर, जिस तरह से सहयोगियों से साथ मिलेगा, क्योंकि सरकार तो बिना उनके बनेगी नहीं, तो क्या वो लोग अगर इस तरह की डिमांड करते, कोई की पोर्टफोलियो है, कोई की मंत्रालय वो मांग लेते, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि बीजेपी का किस तरह से रवैया होगा और वो किस तरह से रणनीति बनाएगी, और जो ये सहयोगियों का जो दबाव उन पर है उससे उनकी रणनीति पर किस तरह का फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमने 2014 और 2019 में देखा कि जिस बहुमत से बीजेपी आई थी और उन्होंने 2 टर्म में सरकार चलाई, इसके बाद जो तीसरा टर्म है इसमें किस तरह का सहयोगियों का दबाव दिखेगा आगे जाकर? जी, अभी केसी त्यागी जी तो स्पष्ट कर दिए ना कि ये हम लोग जेडीयू का कोई ऐसा मंत्रालय लेने और जो विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि सरकार बनने तक ऐसी बात आ रही है, सरकार बन जाने के बाद सब अपना अपने ढंग से कार्य करेंगे सहयोग। जी श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे, और मोदी सरकार के शपथ में किन किन देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया जा सकता है, ये जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी सुमिता करीर। मिस्टर मोदी जो अपने हिस्टोरिक कमबैक के बाद एनडीए 3.0 बनाने जा रहे हैं, हमें सुनने में आ रहा है कि जो उनकी ओथ टेकिंग होगी वो रिपोर्टेडली 9 जून को होगी, और इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में इंडिया ने कुछ स्पेशल साउथ एशियन लीडर्स को बुलाया है। इनफैक्ट ये इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के चलते हो रहा है, जिसमें साउथ एशियन लीडर्स को प्रोमिनेंस दी जाएगी, और प्रोमिनेंट लीडर्स बुलाए जाएंगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मॉरिशस और नेपाल से भी, जैसा मैंने बोला। तो लगभग 90 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस भेजे हैं, चाहे वो प्रेस रिलीज के द्वारा हो, चाहे वो फोन कॉल के द्वारा हो या ट्वीट्स के द्वारा हो। इनमें से जो है श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे भी हैं, जिनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ बात हुई, और उसी बात में उन्होंने जो है अपनी प्रेजेंस को कंफर्म किया कि वो आएंगे इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में। इनफैक्ट जो उनके ऑफिस है उन्होंने ये मैसेज भेजा, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनवाइटेड प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे टू हिज स्वेयरिंग इन सेरेमनी व्हिच प्रेसिडेंट एक्सेप्टेड। और दूसरा जो कॉन्फर्मेशन आया है वो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने भी दिया है। इनफैक्ट उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर के साथ टेलीफोन पे बातचीत करी और सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं कि उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया है। इसी तरह से जो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी इनविटेशन भेजा जाएगा। उसके अलावा भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी इनवाइट किया जाएगा। तो बेसिकली बात ये है कि 90 कंट्रीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया था, 19 कंट्रीज़ के जो प्रीमियर्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कंग्रेचुलेट किया है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन भी है, यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी है, और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन भी है, जो ये दर्शाता है कि इंडिया का जो स्टैचर है ग्लोबल स्टेज पे कितना बढ़ रहा है, कितना महत्व है, और जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर मानती हैं ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में। आपको ये भी बता दें कि 2014 में जो है सार्क कंट्रीज़ के लीडर्स को शपथ
ग्रहण समारोह में बुलाया था। 2019 में बिम्स्टेक कंट्रीज के लीडर्स को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।